तरीके के इश्यूज जो है वो इस टाइम वहाँ का यूथ जो है वो फेस कर रहा है, इसके ऊपर आप प्लीज थोड़ा हमें बताइए। First of all, thank you, Preeti ji, for giving me your valuable time on this platform. I am belonging from Mandar constituency, remote area of block Balakot. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये बात की कि यूथ इस इलेक्शन में आया, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि लास्ट 8 ईयर में एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहा हूं और मैं कॉलेज में मेंटर प्रेसिडेंट भी रहा। एज ए प्रेसिडेंट वहां पे कॉलेज के जो इश्यूज थे, चाहे पहाड़ी स्कॉलरशिप था, चाहे एससी स्कॉलरशिप था, चाहे कॉलेज के कोई इंटरनल इश्यूज थे, हमने हमेशा सॉल्व करने की कोशिश की। जहां हमें लगा हम रोड पर भी आए। हमने कॉलेज में तकरीबन 3 साल में कम से कम 150 से 200 प्रोटेस्ट कॉलेज में किया होगा और जो काम हमने पकड़ा और उसको हमने पूरा करवा कर छोड़ा। और हमने एज ए सोशल एक्टिविस्ट हम सिर्फ कॉलेज तक महदूद नहीं रहे, हमने गांव देहात में भी जाकर लोगों के बीच काम किया है और उसके बाद इलेक्शन में भी जो है जिस आदमी को हमने सपोर्ट की और अच्छा वोट शेयर भी हमने हासिल किया है। सिर्फ ये नहीं कि हमने एक एज ए सोशल एक्टिविस्ट कॉलेज तक ही अपना एक्टिविज्म महदूद रखा, जहां जहां हमें मौका मिला हम मैं आम आदमी पार्टी में भी 3 साल जम्मू में रहा, यहां में भी मैंने अच्छा काम किया। आम आदमी पार्टी जो है जम्मू में एक नाम तक नहीं था, लेकिन हमने राजौरी पुंछ में हर रीजन में प्रोग्राम करवाए, लोगों के बीच गए और पार्टी को इंट्रोड्यूस करवाया। और एज ए सोशल एक्टिविज्म जो हमारा मेंढर की अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले तो मैं मेंढर के एजुकेशन सेक्टर की बात करूंगा, क्योंकि आपने कहा है कि यूथ अगर नेशन बिल्डिंग कहीं भी अगर यूथ को जो है अपलिफ्ट करना है तो एजुकेशन जो है मस्ट है, बहुत जरूरी है। एजुकेशन जो है हमें यूथ में सबसे पहले ये बात करूं, कॉलेज में मैं पढ़ता था, वहां पे जो जीडीसी मेंढर, जो मेंढर के बीच एक कॉलेज आता है, जहां पे सबसे पहले तो गर्ल हॉस्टल नहीं था, अभी तो बन रहा है। तब भी हमने बहुत प्रोटेस्ट किए और अब हमारे ऑनरेबल जनाब जावेद राणा साहब मिनिस्टर हैं, जो है जो बच्चे हैं जो बालाकोट जो बॉर्डर एरिया दराटी बरूती से जो बच्चा आता है, जो घनी बलोई से आता है, जो नाग नका मंजारी से आता है, उसको आने में और जाने में 4 घंटे लग जाते हैं कॉलेज में। तो ऐसे बच्चों के लिए बॉयज हॉस्टल भी एक होना चाहिए कॉलेज में, और गर्ल हॉस्टल तो बन रहा है, और कॉलेज में जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका बढ़ाया जाए और पीजी कोर्सेज भी शुरू किए जाए। क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी में अगर किसी बच्चे की छोटा सा इश्यू होता है तो वो जम्मू यूनिवर्सिटी तक आता है, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी में उसको आने जाने में जो है उसका 3 से 4 हजार का एक्सपेंस लग जाता है, होटल का रहना खाना पीना, और कोई भी छोटा काम होता है तो कॉलेज वाले भगाते हैं कि चलो यूनिवर्सिटी। तो हमारे साथ जो है एक हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन है हमारे रीजन के साथ। आज हमारे जावेद राणा साहब कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सुरेंद्र चौधरी साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से चाहते हैं कि राजौरी पुंछ में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जिस तरीके से कश्मीर यूनिवर्सिटी है जो 80% सीटें सिर्फ कश्मीरियों के लिए रिजर्व हैं, इस तरीके 80% जो है हमारे लोगों के लिए रिजर्व हो। आज अगर मेंढर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती तो मुझे चंडीगढ़ आकर यहाँ ला ना करनी पड़ती, अपने घर में बैठकर अपने लोगों के बीच रहकर अपनी फैमिली के साथ रहकर वहीं हम एजुकेशन हासिल करते, न कि 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर अपने घर से दूर दराज आना पड़ता। एजुकेशन का जो है यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं करता हूं, मेंढर में सब डिवीजन हॉस्पिटल है, वहां पे जो है एक हॉस्पिटल में कुछ ऐसी पोस्टें होती हैं जो अवेलेबल रहती हैं, जैसे कुछ पोस्टें हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं, कार्डियोलॉजी, डर्माटोलॉजिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, लेकिन कुछ ऐसी पोस्टें हैं जो सब डिवीजन हॉस्पिटल लेवल पे होती हैं, जैसे आर्थोपेडिक जो हड्डियों वाले डॉक्टर हो गए, एनेस्थीसिया वाले जो ऑपरेशन करते टाइम जो बंदे को बेहोश करते हैं, और जो अल्ट्रासोनिक करते हैं रेडियोलॉजिस्ट। ये 2-3 पोस्टें ऐसी हैं जो पोस्टें मेंढर में है पर डॉक्टर नहीं है। तो जो हेल्थ मिनिस्टर है स्कीनर जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं जम्मू आऊंगा, उनके पास एक मेमोरेंडम लेकर भी जाऊंगा कि मेंढर में पोस्टें जो उनको फिल किया जाए और ब्लड बैंक जो है मेंढर को दिया जाए, क्योंकि मेंढर एक बॉर्डर पेरिफेरी एरिया है। अभी तो सीज फायर है, लेकिन जब सीज फायर नहीं होता है तो हमारे लोगों को अगर कहीं पाकिस्तान की या गोली शेल का शिकार होते हैं तो मेंढर पहुंचते पहुंचते उनका जो है ब्लड सारा लॉस हो जाता है। इमरजेंसी में अगर ब्लड अवेलेबल रहेगा तो हमारे लोगों को बहुत जो है सहूलियत हासिल। तो ये जो है ये
बहुत अच्छे इश्यूज हैं, इनको जो है जो ये है कि जीएमसी जो है पुंछ में होना, लेकिन पुंछ में भी एक जीएमसी होना चाहिए ताकि हमारे वहां के बच्चे वहीं तालीम हासिल कर सकें और वहीं सीख सकें, और वहां हॉस्पिटल, एक जीएमसी आने के साथ डिफरेंट डिफरेंट एएनएम, जीएनएम, नर्सिंग और बी फार्मा डिफरेंट कोर्सेज आ सकते हैं, क्योंकि एक हॉस्पिटल आएगा तो उसके साथ साथ लैब तो ऑलरेडी आ जाती है, तो ये कोर्सेज स्टार्ट हम कर सकते हैं। तीसरा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की हम अगर बात करें तो जो लोग बालाकोट एरिया या गंज बलनोई से या नक्का मंजाड़ी नार से आते हैं, अगर कहीं हमारी कोई बहन या माँ बीमार हो जाती है या कोई प्रेग्नेंट होती है तो रोड की हालत इतनी खराब है कि रास्ते में इतने धक्के लगते हैं कि उस लेडी की रास्ते में ही डेथ हो जाती है हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे एरिया के हैं बिल्कुल बेकार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तो उन पे भी काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि टूरिज्म जो हमारे एरिया है, पीर पंजाल आप देखें एक तरफ, पीर पंजाल के सोत में देखो गुलमर्ग आता है, वहां पे गंडोला लगा हुआ है, लेकिन पीर पंजाल पुंछ में 7 लेक्स हैं। उसके बाद नूरी शम है, पीर की गली है, शादरा शरीफ है, बुड्ढा अमरनाथ यात्रा है, दराल वाटरफॉल है। लेकिन पिछले 70 साल में जो कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी थी, जो भी दिल्ली से फंड्स आते रहे पूरे कश्मीर पे लगाए, पीर पंजाल को जो है डिस्क्रिमिनेट किया गया, देखा नहीं गया, जिसकी वजह से आज 0% वहां टूरिज्म है। क्या वहां 7 लेक के ऊपर जो होटल नहीं बना सकते, वहां टूरिज्म स्पॉट नहीं बना सकते, वहां लोग नहीं आ सकते? पीर पंजाल की खूबसूरत जगह, मैं कहता हूं कश्मीर के बाद हिंदुस्तान में पीर पंजाल है, लेकिन रीजन ये हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे उस रीजन में जो है टूरिज्म कभी लाया ही नहीं गया। जो टूरिज्म मिनिस्टर बनता था उसको सिर्फ गुलमर्ग और ये सोनमर्ग। पर्रा जो कि पीडीपी के यूथ स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि 80% पॉपुलेशन को 20% रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है और 20 को 80 मिल रहा है। वो 20 हमें बता रहे हैं कि राजौरी पुंछ के जो गुज्जर और पहाड़ी लोग हैं उनको जो है 20% जो है उनको 80% फायदा मिल रहा है। मैं उनको बताना चाहता हूं हमें 20 मिल रहा है, आपको 80 आपको मिल रहा है, क्योंकि आरबीए में भी आप लोग आते हो, ईडब्ल्यूएस में भी आप लोग आते हो। वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का हमें क्राइटेरिया बता रहे हैं कि जितनी आबादी है जी उतनी रिजर्वेशन मिली है, अगर वो हिसाब होता तो ओबीसी की आबादी जो है हिंदुस्तान में 52% है, उनको रिजर्वेशन 52 मिलती, उनको रिजर्वेशन 27% है। मैं ये वाहिद पर्रा जी को कहना चाहता हूं, ये थोड़ी अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ठीक कीजिए, और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो ये राइट एसटी स्टेटस दिया है, हमारी जो एसटी की स्ट्रगल थी वो उसको कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बेनिफिट के लिए ओवरनाइट स्ट्रगल थी। मैं वाहिद पर्रा जी से कहना चाहता हूं ये ओवरनाइट स्ट्रगल नहीं है, जितनी आपकी एज नहीं है उससे भी ज्यादा ये स्ट्रगल है, 40 साल की ये स्ट्रगल है। उसके बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि हमारे राजौरी पुंछ के जो पहाड़ी लोग हैं उनके साथ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, उस बेसिस पे हमें एसटी का स्टेटस मिला है। उसके बाद उन्होंने एक और बात कही कि जो इनकम्पिटेंट लोग हैं यानी कि पीर पंजाल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाते हैं, हमारे गुजर भाई को 10, 7, 8 आईएएस अफसर आए हैं तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, उनको इनकम्पिटेंट कह रहे हैं ये वाहिद पर्रा साहब। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि हमारे लोग जो हैं, हमें जो एसटी का स्टेटस मिला है, हमारे लोग इनकम्पिटेंट नहीं है। आप जो ये रेसिस्ट रिमार्क हम लोगों को दे रहे हैं, एसटी एससी एट्रोसिटी एक्ट के तहत मैं जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब से ये कहना चाहता हूं उनके खिलाफ मुकदमा दायर करके कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हमारे लोगों के खिलाफ जो है एक जो है गलत मफरूजा फैलाकर, एक गलत जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है कश्मीर के नौजवानों को देकर उनको जो है पहाड़ी और गुजरों के खिलाफ मोबिलाइज करने की कोशिश वाहिद पर्रा की मैं नाकाम करके रहूंगा। वो ये सोचता है कि गलत कंसेप्ट लोगों को बताऊंगा और लोग जो है बहकावे में आएंगे। अगर हम हमारे जैसे नौजवान जब तक यहाँ हैं तब तक वाहिद पर्रा जैसे लीडरों को एक्सपोज करते रहेंगे। ये जो भी आप वाहिद पर्रा से मैं ये पूछूंगा, जब पीडीपी की सरकार थी 300 से 400 आपने और 2 एंट्रियां की हैं जम्मू कश्मीर बैंक में, वो मुलाजिम कहां पे लगे? वो तो कश्मीर के उठाकर आप लोगों ने लगवा दिए। एक तरफ पीर पंजाल के सोत में माजिद सर
आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, हम एक्चुअली में इसको कन्फाइंड रखते हैं एसटी स्टेटस पे ही, क्योंकि फिर बहुत से इश्यूज जो है उनको डिस्कस करना पड़ेगा और टाइम नहीं है हमारे पास उतना। आपकी बात का सबसे पहले मैं ये जवाब देना चाहती हूँ। आपने सबसे पहले ये बोला कि जो वाहिद परा साहब हैं उन्होंने एसटी स्टेटस के बारे में बात किया और उन्होंने कहा कि ये जो एसटी स्टेटस जो मिला है वो एक पॉलिटिकल मोटिव था एसटी स्टेटस देने के लिए। तो एग्जैक्टली तो सबसे पहले तो बात ये है कि एसटी स्टेटस की ये जो मूवमेंट है ये बहुत पुरानी मूवमेंट है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा ये कि एसटी स्टेटस राइट, और ये एसटी स्टेटस सिर्फ पहाड़ी को नहीं मिला है, ये बात उनको ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ और भी बहुत से ट्राइबल ग्रुप्स थे जिनको इसमें ऐड किया गया है। इसमें गद्दा ब्राह्मण से, इसमें कोली से, इसमें बहुत से और भी जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर बात करता है तो वो सिर्फ पहाड़ीज की बात करता है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है सबसे पहले। और दूसरी बात ये कि एसटी स्टेटस जो है जब वो दिया जाता है तो उसके पीछे बहुत सी स्टडीज की जाती हैं। उसके ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो है वो दिया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन अराइज करना मुझे सही नहीं लगता और मुझे लगता है कि उनके कि वाहिद पर्रा एक जो है गलत कंसेप्ट जो है कश्मीरी नौजवानों को मोबिलाइज कर रहा है, उनको इमोशन कर रहा है। मैं उनको रोकने के लिए ये कहता हूं कि गलत कंसेप्ट जो है नहीं दिया जाए सोसाइटी में, लोगों के बीच एक उसी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर देते हैं। टुडेस पहाड़ी जो है वो एक नॉन पॉलिटिकल ग्रुप है। हम किसी लीडर की बात को यहाँ पे डिस्कस करके अपने इस ग्रुप की जो गरिमा है उसको खराब नहीं करेंगे। लेकिन हम ये बात जरूर कहेंगे कि ये बहुत जरूरी है कि ये जो पॉलिटिकल बातें होती है इसका एक नैरेटिव जरूर सामने आए। और मैं आपका अप्रिशिएट करती हूँ कि आप यूथ लीडर हैं और आपने इस चीज को बहुत अच्छे से एड्रेस किया कि उन्होंने गलत बात बोली। हाँ बिल्कुल उन्होंने गलत बोली। सबसे पहले तो ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमें मिला है और इसके पीछे बहुत सी स्टडीज है, बहुत सी रिपोर्ट्स हैं और बहुत सी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो अमेंडमेंट्स के थ्रू हमें ये चीजें मिली हैं। दूसरी बात जो आपने बोला कि इनकम्पिटेंट ऑफिसर्स की बात की है, तो दैट मीन्स कि जो वाहिद परा साहब हैं वो यूपीएससी को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये आईएएस ऑफिसर जो बन के आए हैं इनको अपॉइंट यहाँ पे किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी यूपीएससी ने इनको अपॉइंट किया है। और अगर ऐसी इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को अगर वो चैलेंज करते हैं तो उसका आंसर फिर उनको सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को आप ऐसे चैलेंज नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स जो वाहिद परा साहब है वो ये बताना चाहते हैं कि यूपीएससी ने इतने इनकम्पिटेंट लोगों को जो है वो अपॉइंट किया है। तो ये बहुत इस पूरी स्टेटमेंट को ही मैं खारिज करती हूँ और इस पूरी स्टेटमेंट को हम कंडेम करते हैं कि बहुत गलत बात उन्होंने बोली है। और बिल्कुल इनाम शायद कुछ बोलना चाहते हैं, फिर माजिद साहब आपके पास वापस आऊंगी। इनाम आप कुछ बोलना चाहते हैं? एक्चुअली मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे किसी पॉलिटिकल लीडर्स को डिस्कस करने के बजाय हमें उनको ये बताना चाहिए कि आप एक काम करें, आप थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन आप चले जाएं, आपको जहां पे भी जाना आप जाएं, उसके खिलाफ लड़ें जो आप चीजें बोल रहे हैं। और इनकॉम्पिटेंट की अगर बात करें तो हमारे पास जितने भी इससे पहले आईएएस ऑफिसर जो गुजर कम्युनिटी से आए हैं उनमें से आप किसको इनकम्पिटेंट बोलेंगे? आप शाहिद इकबाल चौधरी को इनकम्पिटेंट बोलेंगे, आप एजाज असद को इनकम्पिटेंट बोलेंगे, आप बशीर चौधरी साहब को आप इनकम्पिटेंट बोलेंगे, या फिर हमारे और भी बड़े शबीर चौधरी हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जेर तालीम थे, उसको इनकम्पिटेंट बोलेंगे या और किसी को बोलेंगे? ये उनको जो है ये उनके गलत रिमार्क्स हैं जो उनको नहीं करना चाहिए एज अ यूथ लीडर। हम उनको एक अच्छे वे में देखते हैं वहीद परा साहब को, जो एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हम उनको बुरा भला नहीं कहेंगे। अलबत्ता उनको पहले स्टडी कर लेनी चाहिए कोई भी बात बोलने से पहले, और उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट देनी चाहिए। एक तो वो पॉलिटिकल लीडर है और दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है जहां तक कि अब वहीद परा जो है वो पीडीपी के एक बहुत बड़े महबूबा मुफ्ती के राइट हैंड है, तो वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनको ये सोच के चलना चाहिए कि आपने इलेक्शन सिर्फ 2024 में लड़ा। एक मिनट जी महबूबा मुफ्ती को ये खुला छोड़ा हुआ है। महबूबा मुफ्ती को पार्लियामेंट इलेक्शन में पहाड़ियों ने वोट दिए थे कि कश्मीरियों ने भी नहीं दिए थे। तो हमारे खिलाफ इस तरीके के अगर ये डिलेमा स्टार्ट करेंगे तो हम उसका रिप्लाई देने में सक्षम है और हमेशा इन चीजों का जवाब हम देते रहेंगे। बिल्कुल माजिद खान साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इनकी एक ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट भी हो सकता है पार्टी उससे
जो है वो इत्तेफाक ना ठीक नहीं है। ये चीज क्लियर है कि महबूब मुफ्ती ने एक टाइम पे पहले भी महबूबा मुफ्ती ने ये पहले ही क्लियर कर दिया था। एक स्टेटमेंट जब वहीद परा ने बिफोर इलेक्शन दिया था, तब भी उसने बोला था कि ये उसकी इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, ये हमारी पार्टी की स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन हम ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू महबूबा मुफ्ती साहिबा को भी ये बता दें कि आपने 2019 में इलेक्शन नहीं लड़ा, मतलब सॉरी 2024 में इलेक्शन नहीं लड़ना था, आपने 2029 में भी और 30 में भी इलेक्शन लड़ना है। इसके बाद भी इलेक्शन आएंगे जाएंगे, लेकिन ये आपकी स्टेटमेंट जो है ये कहीं ना कहीं आपको नीचे लेके डाउनफॉल आपका करेंगी। जैसे आपकी टॉफी वाला स्टेटमेंट आया था, आज तक वो टॉफी वाला स्टेटमेंट, आज असेंबली इलेक्शन में जब असेंबली आज हुई है 10 साल के बाद, उसमें भी वहां पे महराज मलिक ने उनको बोला कि आप टॉफी वाले चले जाइए, आगे जाकर बात कीजिए। तो ये स्टेटमेंट एक ऐसे, कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट्स नहीं देते हैं, उनका डाउनफॉल ही होता है। तो इसलिए हम उनको डिस्कस करने के बजाय मुझे लगता है कि उन तक ये हम संदेश पहुंचा देते हैं कि आप अपनी जो भी बात बोले पहले एक अच्छी स्टडी कर लें, उसके बाद आप किसी को इनकम्पिटेंट बोलना या कैपेबल बोलना, ये आपकी मुझे लगता है कि ये चीजें अच्छी नहीं है सोसाइटी के लिए और कम्युनिटी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि आज हमारी पूरी यूटी ने बहुत स्ट्रगल देखा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा एरिया है जिसने हर तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो सही है, चाहे वो बॉर्डर्स की प्रॉब्लम हो, चाहे टेररिज्म की प्रॉब्लम हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो, और इनफैक्ट हम स्टेट से यूटी बन गए। इससे बड़ी प्रॉब्लम तो शायद मुझे नहीं लगता कि कभी कोई स्टेट्स है भी सकती है जो हमने सहा है। तो जो हमारी लोकल पार्टीज हैं उनसे हमारी ये जो हमारा जो टुडेज पहाड़ी ग्रुप का जो एक मोटिव था आज का ये जो वेबिनार करवाने का, वो यही था कि एक तो यूथ की प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए, प्लस जो हमारी आज की जो पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर जो पार्टीज हमारी लोकल पार्टीज हैं, जो हमारी अपनी स्टेट की जब हमारी स्टेट की जो पार्टीज बनी थी, वो हमारे फैक्टर्स को और वो हमारी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती है, क्योंकि उन्होंने खुद भी ये सब चीजें फेस की हैं। तो अब इलेक्शंस हो चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सारी पार्टीज इस इलेक्शन के फेज से बाहर आए और मिल के हमारी यूटी की डेवलपमेंट और खासकर यूथ के पोटेंशियल को यूटिलाइज करें, क्योंकि अगर ये यूथ आज अगर इनको चैनलाइज नहीं किया गया तो ये हमारी यूटी के ऊपर एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक राइट टाइम है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए, यूथ के कॉज को जो है वो कंसिडर करना चाहिए। और खासकर मेरी सबसे पहले तो रिक्वेस्ट हमारी जो गवर्नमेंट बनी है, यानी एनसी गवर्नमेंट बनी है, उन्हीं से रहेगी कि आपने इलेक्शन तो जीत लिया, लेकिन इस इलेक्शन जीतने के बाद बहुत से चैलेंजेस हैं जिनको अभी आपको फेस करना है, और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है यूथ, क्योंकि यूथ की एनर्जी को चैनलाइज करना, यूथ के पोटेंशियल को सही तरीके से यूटिलाइज करना, यूथ के जो प्रॉब्लम्स है उन्हें एड्रेस करना, और प्लस ये जो ड्रग मीनेंस है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है, जो इसका बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे पड़ रहा है, उससे यूथ को बाहर लाना, ये सब चीजें जो है ये करने की जो अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पे है। अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे, अब हम अपनी यूटी गवर्नमेंट से बात करेंगे कि इस तरीके की चैलेंजेस को आज हम फेस कर रहे हैं, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन चैलेंजेस से हमें बाहर निकालिए, एक राह दिखाइए, एक डिसीजन मेकिंग कीजिए। और जहां तक बात रही हमारे 3 खित्तों की, जहां तक पीर पंजाल रही या कश्मीर है या फिर चनाब वैली है, चीफ मिनिस्टर की नजर में ये सब इक्वल होने चाहिए, और बाकी पार्टीज क्या बोलती हैं, बाकी लीडर्स क्या बोलते हैं, उसके बीच में हम नहीं जाना चाहते। पर सिर्फ जो एनसी गवर्नमेंट है जिनको लीड कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर वो इस वेबिनार को सुन सक रहे हैं या उन तक हमारी बात पहुंच रही है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्द से जल्द पहाड़ी डेलीगेशन को एक न्योता दीजिए, आप हमें वेलकम कीजिए, ताकि हम आपके पास आके अपने इश्यूज को जो है वो एड्रेस करवा सके और अपने ग्रीवियंसेस को आपके पास पहुंचा सके, और जनरली जो यूथ है उनकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करें। यही हमारा मकसद था आज के वेबिनार का। थैंक यू सो मच माजिद साहब कि आपने चंडीगढ़ में बैठे हैं और आप बहुत बिजी और वहां से आपने हमें ज्वाइन किया।
इनाम, थैंक्स अ लॉट कि आपने हमें ज्वाइन Thank किया, you so क्योंकि much. आपका बहुत बिजी शेड्यूल था, आपकी क्लासेस भी थी, और वकार साहब को जिन्होंने करना से आज उनकी बहुत सी मीटिंग्स थी, फिर भी उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और कुछ उड़ी से हमें ज्वाइन करा था, वो नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि इस वेबिनार का एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो हमारी सोसाइटी में पड़े, और यूथ जो है जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि स्वामी विवेकानंदा ने एक कोट कहा था कि माई फेथ इज इन द यंगर जनरेशन, द मॉडर्न जनरेशन। तो इसीलिए इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए और यूथ को जो है वो प्रॉपर वे में चैनलाइज कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और मैं अपने ऑडियंस को भी आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर ऑडियंस की जो इतना टाइम हमारे लिए देते हैं, और इस कॉन्वर्सेशन को, इस कॉन्क्लेव को, यूथ कॉन्क्लेव को हम आगे भी लेके जाएंगे, और इसी तरीके के इश्यूज को हम एड्रेस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज पहाड़ीज प्लेटफॉर्म। गुड नाइट, Thank you, शब्बा खैर। थैंक यू मैम, थैंक यू।